हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब क्लास सरकारी बाबू के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम हर दिन की तरह पार्ट 28 करने वाले हैं, जिनमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिसमें कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो इसमें हमने थर्ड चैप्टर तक के 10 नंबर तक के क्वेश्चंस को किया था, जिसमें कि आपका थर्ड चैप्टर जो ये चल रहा है, ये थर्ड चैप्टर का सीरीज़ जिसका नाम है यांत्रिकी, बल, गति एवं गतिघात नियम। तो इसमें हम आज 11 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप पहले खुद से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन को आप देखिए। तो आइए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यानी जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसी राशि है जो गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि गुरुत्व का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक ऐसी राशि है जिस पर गुरुत्व का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान एक ऐसी राशि, हमने बात किया था, पदार्थ की एक ऐसी मात्रा होती है द्रव्यमान, जिसे हम एक स्थान से यदि दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इसका मान जो है बदलता नहीं है, इसका मान जो है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। जबकि भार की बात करें तो भार एक ऐसी राशि है, इसका उल्टा होता है, जिसे हम यदि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए तो गुरुत्व का उस पर इफेक्ट पड़ता है, और गुरुत्व का कम बेसी होने के कारण उसमें भार का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए भार में परिवर्तन तो होता है, यानी कि उस पर गुरुत्व का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान पर इसका इफेक्ट, गुरुत्व त्वरण का इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। दिया गया है क्वेश्चन में कि 450 न्यूटन एक लड़की का भार है और उसका द्रव्यमान बताना है कि क्या होगा। तो इसकी स्थिति में हमने बताया था कि जब भार और द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसके तहत एक फार्मूला होता है, जिसमें कि भार आपका दिया हुआ है और द्रव्यमान पूछा गया है। तो वेट बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर m इंटू जी। m से द्रव्यमान हो गया, जी से गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो यहाँ वेट का मान कितना दिया हुआ है, 450 न्यूटन। और कैसे हम पता करेंगे कि 450 न्यूटन जो है वेट का मान है। तो आपको एक अच्छा सा फंडा देते हैं कि यहाँ जो ऐसा ही मात्रक होता है, जैसे कि यहाँ न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये जो मात्रा दिया हुआ है किसका है, तो वेट का है। और न्यूटन जो होता है बल का भी मात्रक होता है, लेकिन यहाँ बल से रिलेटेड कोई काम नहीं है, क्योंकि बल से रिलेटेड और द्रव्यमान से रिलेटेड यदि बात करें, यानी कि संबंधित क्या होता है, यहाँ से बल और द्रव्यमान का संबंध क्या होता है, तो यहाँ से बल और द्रव्यमान का संबंध होता है। यहाँ से एक फार्मूला दूसरा होता है F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, जिसमें कि द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण बराबर बल होता है। लेकिन यहाँ न्यूटन देख करके आपको बल इसको नहीं समझना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ये 450 न्यूटन जो है ये भार है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि 450 न्यूटन दे दिया, यहाँ आपको भार नहीं लिखेगा, लेकिन आपको खुद से क्वेश्चंस को देख करके समझना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसलिए वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी, और m का मान पूछा जा रहा है तो m रखिएगा, और g का मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा आपको क्या रखना है, 10। लेकिन यहाँ 10 हम नहीं रखेंगे, कारण क्या बताएंगे, आगे देखते रहिए। तो g का मान हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। यहाँ आप रख लीजिएगा न्यूटन पर मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, सेकेंड पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ 450 वेट का मान हो गया, m से द्रव्यमान हो गया, g का मान हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लिया। यहाँ से हमने 10 का मान क्यों नहीं रखा था, g का मान, क्योंकि 10 यदि रखते तो यहाँ m का मान आपका जो आता 45 kg आता। लेकिन यदि हम देखें ऑप्शन के अनुसार तो 45 kg भी दिया हुआ है, 45 kg से ज़्यादा भी दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा इस तरह का ऑप्शन रहे तो आपको 45 kg के लगभग में जो ज़्यादा मान रहेगा उसको हमेशा सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 10 से कम है। और यदि कोई भी अंक को ज़्यादा के कंपेयर में कम से यदि आप भाग देते हैं तो आपका मान जो होता है ज़्यादा आता है। यानी कि यदि हम 10 से भाग करें इसको
तो 45 आएगा ये, और 10 की जगह पर यदि 9.8 यदि हम g का मान लेते हैं तो यहाँ 10 के स्थान पर 9.8 यदि हम कम रखते हैं मान, तो यानी कि जो आपका शेषफल आएगा तो 45 kg से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने 10 के स्थान पर इसका मान कम रखा है, 9.8 रखा है। ठीक है, तो यानी कि वो जो मान आएगा 45 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस के अंदर हमने काफ़ी टाइम लगाया और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन भार है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ भार का मान दिया हुआ है, द्रव्यमान का मान पूछा हुआ है, तो आप लिखेंगे वेट बराबर m इंटू जी, और वेट का मान रखिएगा 980, और यहाँ m का मान पूछा गया है और g गुना में है तो इधर भाग में आएगा। g का मान यहाँ क्या दिया हुआ है 9.8 दिया है, पॉइंट हटा 0, 98 से 98 कटा, यानी कि आपका m का मान जो आया 100 kg आया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। 14 नंबर है कि किसी वस्तु का यानी किसी पिंड का संवेग 50 kg, यहाँ 50 kg इंटू होगा, कॉमा नहीं होगा, इंटू मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ से आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत से रिलेट करके पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ संवेग का बात आता है तो एक फार्मूला लगता है, क्या संवेग बराबर होता है यानी मोमेंटम बराबर p बराबर m इंटू वी। तो यहाँ से m p का मान यानी कि जो दिया गया है यानी संवेग का मान, इसे सूचित किया जाता है p से। ये 50 दिया हुआ है। m का मान आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूछा गया है द्रव्यमान क्या होगा, और v का मान यानी कि वेग का मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से 50 कट गया 10 बार में, यानी m का मान जो आया आपका 10 kg आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि आपका भार का मान नहीं आया है, ये आपका मान जो आया है ये द्रव्यमान का मान आया है, मास का मान आया है, और चूंकि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक kg होता है, इसलिए आपका 10 kg हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है कि गति का तीसरा नियम डैश 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 और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि गति का जो तीसरा नियम है 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे तो किसी आप बॉल को यदि दीवार पर मारते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, तो दीवार का जो स्थिति होता है तो स्थिर रहता है, बॉल के कंपेयर में उसका जो भार है और उसकी स्थिरता जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके दौरान क्या होता है कि आप बॉल से यदि दीवार पर मारते हैं, चोट मारते हैं, तो दीवार की स्थिरता के कारण उल्टा जो है बल जो है बॉल पर ज़्यादा लगता है, जिसके कारण बॉल जो है आपका रिटर्न वापस आ जाता है। तो उस स्थिति में वेग काम करता है बॉल का और दीवार का स्थिति पता चलता है, तो उसी से रिलेट हो जाता है कि बल का जो तीसरा नियम है, गति का जो तीसरा नियम है वो स्थिति और वेग पर निर्भर करता है कि किस तरह का स्थिति है और कितना वेग है, उसी के अनुसार आपका तीसरा नियम काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर है कि गति का तीसरा नियम डैश 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 से संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो दाब से, जड़त्व से, थ्रस्ट से यानी धक्का से, संवेग से। तो चूंकि आपको मालूम है कि गति का दूसरा नियम को हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से दो फार्मूला प्राप्त होता है, जिसमें कि F बराबर m इंटू ए होता है और P बराबर यानी संवेग बराबर P बराबर m इंटू वी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग। तो यहाँ से दो फार्मूला प्राप्त होता है, जिसे हम बल का गणितीय मान भी कहते हैं कि यहाँ से प्राप्त होता है, और बल की परिभाषा आपका न्यूटन के गति के पहले नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके पहले हमने वीडियो का चर्चा किया था, तो उसमें हम इन बातों को बहुत ही डिटेल में बता चुके हैं। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम। देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम फिर से पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बल के प्रभाव को समझने के सहायक होता है। जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि
न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बल के प्रभाव को समझने के सहायक होता है, क्योंकि यहाँ से बल के गणितीय मान आपका प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण F बराबर m इंटू ए को न्यूटन के गति के डैश डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो हमने ऊपर बात किया था F बराबर m इंटू ए कहाँ से प्राप्त होता है, तो बल के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से। तो गति के द्वितीय नियम यानी कि न्यूटन साहब ने दिया था, जिसमें कि F बराबर a में बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि आपसे इससे पूछता कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत का नियम कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो भी आपका ए आंसर हो जाता है, यानी कि गति के दूसरे नियम से। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो जस्ट हमने बात किया था, इस तरह के एग्जाम्पल से रिलेट किया था, किस नियम से, तो न्यूटन के तीसरे नियम से। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, न्यूटन साहब का तीसरा नियम कहता है कि यह बल जो है दो वस्तुओं पर अलग अलग पिंड पर आरोपित होता है, जो कि एक दूसरे के गति के विपरीत दिशा में गति प्राप्त होता है। जिसमें कि जो बल लगता है उस एक दूसरे पर, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगता है और अलग अलग वस्तुओं पर ये बल लगता है, जिसे हम यदि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वो अलग अलग दिशाओं में होती है, अलग अलग वस्तुओं पर होती है। ठीक है, तो ये तीसरा नियम कहता है, जिसमें कि क्या होता है कि बॉल का जो एग्जाम्पल है यह जस्ट तीसरे नियम को फॉलो की तरह काम करता है कि बॉल को आप मारते हैं दीवार पर तो वो रिटर्न आता है और एक दूसरे पर बल कार्य करता है। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के नियम से तीसरे नियम के लिए सही है। तो देखिए फिर से तीसरा नियम पूछा गया है, तो हमने क्या बताया था कि बल जो है अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लागू होता है, इसलिए इस तरह का जो लाइन कहा गया है ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, तो इसलिए हम राइट आंसर सी को मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि गति का प्रसिद्ध नियम डैश डैश ने दिया था। तो आप सभी लोग ने जानते हैं कि गति का जो प्रसिद्ध नियम है तो किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश डैश के समानुपाती होता है, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन होता है वो किस राशि पर या किसके समानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो देखिए मैक्सिमम चीज़ जो समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन किया जाता है तो आपको फॉर्मूला पर जाना है। फॉर्मूला पर जाइएगा तो यहाँ से सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको पता चलता है कि कौन बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा तो कौन घटेगा। तो उस विषय पर भी हम चर्चा 1 मिनट में करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि P बराबर संवेग होता है मोमेंटम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। P बराबर द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है, P बराबर m इंटू v। तो ये किसके समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर, तो द्रव्यमान और वेग के समानुपाती है। तो द्रव्यमान को देखिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 22 नंबर का जो आपका राइट आंसर है बी हो जाएगा, लागू बल के समानुपाती होता है। क्योंकि इसमें देखिए द्रव्यमान से कुछ बात नहीं दिया है और वेग से संबंधित कोई बात नहीं दिया है, लेकिन इसमें लागू जो बल के समानुपाती होगा, क्योंकि यहाँ से परिभाषा आप देखते हैं कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम कहता है कि कोई भी वस्तु पर आरोपित बल संवेग के दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ से बल और संवेग जो है एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि संवेग में बल यदि बढ़ता है कोई भी वस्तु पर तो उसमें संवेग का भी मान बढ़ता है, और बल घटता है तो संवेग का भी मान घटता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लागू बल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का जो द्वितीय नियम है यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या दर्शाता है। 23 नंबर
तो इसमें आप सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल शुद्ध बल के अनुपाती होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। और इसके पहले भी हमने चर्चा किया था अभी जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कि संवेग में परिवर्तन की दर कोई भी वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है या अनुपाती होता है। अनुपाती कहिए या समानुपाती कहिए, और अंग्रेजी में बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो इसलिए बात एक ही है सभी, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस पर। तो सॉरी, यहाँ से 24 नंबर आपका क्वेश्चंस कट गया है। तो आगे के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक बना करके छोटे छोटे वीडियोस की तरह आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वीडियोस में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन बना रहे, आप हमेशा आगे अपने स्टडी को मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।